चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी आरओ एआरओ का बैच लॉन्च हो चुका है और उसी के अंतर्गत पॉलिटी का आज आपका 15वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? 15th लेक्चर है, 15वां लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले लेक्चरों में हमने कंप्लीट किया था किसको? हमने कंप्लीट किया था संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को, कि हमने किस देश से क्या लिया है। ये हमने पिछली क्लासेस में सॉल्व कर लिया था। सॉरी, पिछली क्लास में हमने वो चीजें देख ली थी। आज जो नया टॉपिक है आप लोगों का, वो नया टॉपिक क्या है? तो वो नया टॉपिक बच्चों, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पिछला टॉपिक था संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं आपको लगभग हर क्लास में सवाल देता हूं। पिछले क्लास में देना भूल गया था, कोई बात नहीं, 2 दे देंगे आज की क्लास में एडवांस में। काहेल टेंशन लेते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फटाफट जुड़ जाइए सबके सब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है एग्जामपुर पर। आप सबका, जितने भी देख पा रहे हैं उन सबका स्वागत है, जैसा कि हमेशा करता हूं, तहे दिल से करता हूं। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम आप सबका। और फटाफट, आपको पता है कि समय कम है, काम ज्यादा है, तो फटाफट काम शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, यूएसए या फिर अमेरिका जिसको बोलते हैं हम लोग, चौथा उसके बाद था आपका आयरलैंड, जापान, फिर आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर सोवियत संघ, और सबसे आखिरी में जो आपने देखा था साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया था? तो एक तो लिया था संविधान संशोधन, जो आपने पिछली क्लास में देख लिया था। उसके क्या 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 तरीके हैं? तो पहला सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, दूसरा कौन सा विशेष बहुमत से होगा, और कौन सा विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होगा। वो सब आपने चीजें देख ली थी। और राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी कहां से लिया गया है? वो भी हमारा लिया गया है साउथ अफ्रीका के ही संविधान से। ठीक है, तो वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया था, वो जो कॉन्सेप्ट था। अब आज से आपका बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है बच्चों, जो क्या है? जो है संविधान की विशेषताएं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखा जाए तो बेसिकली ये वही टॉपिक है जो आपने अभी कंप्लीट किया है, क्योंकि वो सारी हमारी विशेषताएं ही तो हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं ही तो हैं। वे संघात्मक ढांचा, उसके बाद संसदीय व्यवस्था, गणतंत्रात्मक ढांचा, मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, वो सब क्या है? वे सब हमारे संविधान की विशेषताएं तो हैं। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं फिर से, और कुछ जो नई चीजें होंगी वो आप लोग देख लीजिएगा। जो कुछ नई चीजें होंगी ये आपको भी दिख जाएगा सामने। ठीक है, तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, तो बच्चों सबसे पहली जो संविधान की विशेषता है वो क्या है? तो पहली जो संविधान की विशेषता है वो है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान, हल्के में मत लीजिएगा, यहां से सीधे सवाल आते हैं। नेट, जीआरएफ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, सीधा है। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। मैंने आपसे हमेशा कहा कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट पर आपका ध्यान रहेगा बच्चों, तो कुल मिला के आप काफी अच्छा कर सकते हैं किसी भी पेपर में। नेट, जीआरएफ जाओ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जाओ, और आप तो खुद अब लेवल समझ में आ रहा होगा कि आपका जो लेवल है वो क्या तैयार हो चुका है और आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि अब आप लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई होगी पॉलिटी को लेकर, कि ना किसी सब्जेक्ट में कुछ हो जाए, पॉलिटी में तो धुआं उड़ा देना है। ये करना है आपने, ये आप ही को करना है। मैं पीछे हूं आप लोगों के। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहला क्या बच्चों? लिखित एवं विस्तृत संविधान, हमारे संविधान की विशेषता नंबर 1। तो आपको अच्छी तरीके से पता है बच्चों कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और साथ में विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है बच्चों। सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर्ल्ड का, वो इंडिया का है। 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, लिखित भी है। तो यहां पर जब मैंने कह दिया कि भारत का संविधान लिखित है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं अलिखित संविधान भी तो होगा ना, तभी तो मैंने कंपेयर करके लिखित कहा है। तो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान बच्चों है। और अलिखित संविधान कहां पर है?
तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंग्लैंड कहां पर है? इंग्लैंड में है या फिर यूके में है। इंग्लैंड का जो संविधान है बच्चों वो अलिखित संविधान है। अब ये होता क्या है, काफी टाइम आपने पढ़े होंगी चीजें, काफी थी, हाँ इंग्लैंड का अलिखित संविधान है, इंग्लैंड में रटा होगा चीजों को, पर आज समझ लीजिए कि अलिखित बोलते किसको है। अलिखित भी बोल रहा है, संविधान भी बोल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि संविधान नाम की हमारे यहाँ किताब है। तो वहां पर कोई संविधान नाम की किताब नहीं है, वहां पर इंग्लैंड में कोई संविधान नाम की किताब नहीं है। वहां क्या सिस्टम है, वहां की संसद, गौर से समझिएगा इस चीज को, वहां की संसद जो भी कानून बनाती है, भाई जैसे हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है, हमारे यहाँ कानून बनता है, पहले बिल कहां, किसी भी सदन में जा सकता है, फिर वहां से अगले सदन में, यानी कि लोकसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्ट या फिर कानून। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप सबको पता है। ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड में भी दो सदन है, इंग्लैंड में भी संसद के दो सदन है। एक को कहा जाता है, अच्छा ये सब कुछ विजिबल है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, विजिबल ही होगा कुल मिलाकर। चलिए, तो मैंने आपसे कहा इंग्लैंड में क्या सीन है उसे समझते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है बच्चों, इंग्लैंड में भी दो सदन है, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये सब आपने पढ़ रखा है पहले की क्लासेस में, आपके बेसिक्स अब क्लियर मान के चल रहा हूं मैं, और अगर किसी के नहीं हुए तो कृपया करके शुरुआत की 14 क्लासेस पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा पॉलिटी में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। अगला हाउस कौन सा है तो बच्चों, अगला हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और सबसे ऊपर वहां पर कौन है, तो वहां आपको पता है कि आज तक वहां गणतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है, वहां आज भी इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिकन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो आज भी कौन है, क्राउन है या फिर राजा है, राजा रानी जो भी है। हम लोग गणतंत्र हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च शासक है वो क्या है, वो चुना हुआ है, इलेक्टेड है। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जहां जहां पर भी इलेक्टेड सुप्रीम हेड है वो गणतंत्र होगा या फिर वो रिपब्लिकन होगा। पर इंग्लैंड सबसे प्राचीन लोकतंत्र होते हुए भी, सबसे प्राचीन लोकतंत्र होते हुए भी आज तक वहां पर गणतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वोच्च शासक क्या है, सर्वोच्च शासक तो वंशानुगत है या फिर हायरार्की से चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो कुल मिला के वो गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपने चर्चा कर रखी पहले। अभी गौर से समझिए क्या बोलना चाहता हूं मैं आपसे। तो वहां पर कानून कैसे बनता है, तो वहां पर कोई बिल कहां, हाउस ऑफ कॉमन्स में आएगा, फिर कहां जाएगा, अगले सदन में जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर देवों के सदन में जाएगा, फिर कहां जाएगा, तो वहां के क्राउन के पास जाएगा। जैसे ही क्राउन साइन कर देगा क्या बन जाएगा बच्चों, वो एक्ट या फिर कानून बन जाएगा। वो जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति साइन किया तो एक्ट या फिर कानून, उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी यही है। हाउस ऑफ कॉमन्स सामान्य लोगों का सदन पास करेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाएगा, वहां से पास होगा तो क्राउन के पास जाएगा, क्राउन ने पास किया तो कहां जाएगा, तो जाएगा कहां जाएगा, हो गया ना, आप कहां पहुंचाओगे उसको, एक्ट बन जाएगा। मजे की बात यह है, इंग्लैंड में इस एक्ट को ही संविधान कहा जाता है, यही संविधान है, यही है संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड में यही संविधान है बच्चों, यही है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंग्लैंड में कानूनों को ही संविधान कहा जाता है। वहां की संसद ने जो कानून बनाया वो वहां के संविधान में जाकर जुड़ गया। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, इंग्लैंड। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान नाम की एक किताब है जो सर्वोच्च विधि है भारत की, जो हमारे वाले बनाकर गए थे संविधान निर्माता। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू करके गए थे। सौंपा कब था? 26 नवंबर 1949 को। इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड की संसद जो भी कानून बनाती है वही वहां का क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। ये प्रोसेस है वहां का। इसीलिए कहा जाता है इंग्लैंड का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है या फिर अनरिटन है। ये है वहां का प्रोसेस। ठीक है, तो कुल मिला के भारतीय संविधान क्या है बच्चों, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जबकि इंग्लैंड का जो संविधान है ये क्या है, ये अलिखित है। मतलब वहां के जो कानून है वही वहां के संविधान में आते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में क्या है बच्चों, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि भारत की जो सुप्रीम लॉ है, जो सर्वोच्च विधि है, वो कौन है, तो वो संविधान ही तो है। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च विधि संविधान ही तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। उसके ऊपर कोई भी नहीं है, न मैं, ना आप, ना प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, ना कोई, सर्वोच्च है संविधान। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आप लोग पढ़ चुके। अगर ये चीज आ गई तो तुरंत तुम्हारे खोपड़ी में क्या घुसना चाहिए,
ये डायग्राम तुरंत आ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बाहर आ जाएगा दिमाग से। ये 3 गोले याद रखिए। विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और इसीलिए हमारे मूल अधिकार सुरक्षित हैं। मैंने कई बार इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए कक्षाओं में, ठीक है। तो ये भी हमारी विशेषता है हमारे संविधान की, यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाई हुई है। अगला बच्चों, संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे यहाँ ये किया गया है कि ना तो इंग्लैंड की तरह संसद को बहुत पावरफुल बनाया गया है और ना ही अमेरिका की तरह न्यायपालिका को बहुत पावरफुल बनाया गया है। एक तरफ इंग्लैंड है जहां पर संसद सर्वोच्च है। कारण क्या है? कारण पता है ना क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया याद कीजिए। यथोचित विधि प्रक्रिया जहां जहां पर होगी वहां न्यायपालिका मजबूत होती है। आप ही लोग मुझे बताते थे, याद आया? यूएसए से क्या लिया है? यूएसए से लिया गया है यथोचित विधि प्रक्रिया या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून का प्रोसेस तो चेक करेगी ही करेगी, साथ में मोटिव भी चेक करेगी। जबकि दूसरी कौन सी है बच्चों? दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसमें न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून का केवल प्रक्रिया चेक करती है, प्रोसेस चेक करती है। तो ऐसे में कंपेयर किया था हम लोगों ने बहुत डीप में जाकर कि जहां जहां पर यथोचित विधि प्रक्रिया होगी वहां वहां पर क्या होगा? तो बच्चों वहां वहां पर न्यायपालिका मजबूत होगी, संसद कमजोर होगी उससे। जबकि अगर बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तो वहां पर संसद मजबूत होगी, न्यायपालिका कमजोर होगी। तो पता तो है आपको इंग्लैंड की न्यायपालिका के बारे में। वो तो जो सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैंड का वो तो बना ही 2010 में, और कहां से बनता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से बनता है। पता ही होगा आप लोगों को, मैंने एक चित्र बनाया था गोला, एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स, एक तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से ही क्या बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो कमजोर तो है ही। पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने ये नहीं किया कि हम लोगों ने उसकी तरह संसद को मजबूत कर दिया या यूएस की तरह न्यायपालिका को मजबूत कर दिया। हम लोगों ने दोनों के समन्वय को लिया है। तू भी और तू भी। संसद भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की न्यायपालिका। इक्वलिटी, दोनों में क्या है? समानता है। ये नहीं कि संसद मजबूत है या फिर न्यायपालिका बहुत मजबूत है ना, दोनों को बराबर शक्ति मिली हुई है, दोनों को बराबर। इसीलिए कहा गया है क्या? संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है हमारे यहां पर। ना तो हमने यूएस की तरह न्यायपालिका को बहुत मजबूत किया है और ना ही इंग्लैंड की तरह हमने संसद को बहुत मजबूत किया है। हमने दोनों को लगभग समन्वय स्थापित करने का काम किया है भारत में। दोनों की समन्वय स्थापित किया गया है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये चीज, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे देखते हैं। अगला है कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण या फिर मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है। देखिए, जब हमारे संविधान, इसको समझिए बहुत तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला भी, ये वहां कवर नहीं हुआ है अभी, जो सब स्रोत पढ़ रहे थे वहां कवर नहीं हुआ, ये नया है एक। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उनके सामने 2 चीजें थी, एक अमेरिका, एक इंग्लैंड, कि यार हम अपने संविधान को कैसा करें, कठोर कर दें, लचीला कर दें। तो ऑप्शन कितने थे? 2 थे, एक यूएसए था, एक इंग्लैंड था। क्या क्या थे? तो मैंने आपसे कहा एक था सामने यूएसए, एक था सामने यूके, और ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। कई लोग नाराज होते होंगे भारत नहीं लिखता, तो लीजिए भारत भी है, ठीक है। तो हमारे वालों ने क्या देखा? एक तरफ इंग्लैंड की ओर देखा कि यार इंग्लैंड में क्या सिस्टम है। इंग्लैंड में संविधान में संशोधन करना कितना आसान है। वहां तो संसद कोई कानून लेकर आएगी, वही वहां का संविधान है। संसद इंग्लैंड में कोई भी कानून लेकर आएगी, वही वहां का संविधान है। मैंने अभी तो आपसे कहा था लिखित संविधान है, और उसका मतलब क्या होता है? संसद द्वारा बनाया गया कानून ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे वालों ने क्या क्या देखा कि यार इतना लचीला, मतलब कोई भी संसद कानून लेकर आएगी, कोई बिल लेकर आएगी, वो कानून बन गया,
वही संविधान बन जाएगा। हमने इसलिए मेहनत करी 3-3 साल बैठकर, इसलिए हम लड़े इतने सालों से अंग्रेजों से कि एक सरकार आए और वो संविधान में संशोधन करती रहे और संविधान को पूरी तरीके से चेंज कर दे। करना क्या है, एक्ट बनाना है, एक्ट बनते ही क्या बन जाएगा, वो संविधान बन जाएगा। तो इतना लचीला इंग्लैंड किधर है? ना बाबा, ना ना ना, इतनी जद्दोजहद से ही संविधान बनाया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना लचीला हो कि कोई भी आए और घंटी की तरफ जाके चला जाए। कोई सरकार आई, एमएनओ करके चली गई, अगली सरकार आई, वो भी करके चली गई। पता चला कि 1950 में जो लागू हुआ था वो तीसरी पीढ़ी तक ही नहीं पहुंच पाया, वहीं तक सरकारें आई और उन्होंने पता नहीं क्या ही काम कर दिया। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि भैया यूके वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए। हमारे संविधान में संशोधन करना कितना टफ है आपको पता है ना। साउथ, अभी देखा था आप लोगों ने पिछली क्लास में, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है संविधान में संशोधन करना, विशेष बहुमत, साथ में आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन या फिर अनुसमर्थन, तब जाकर संविधान में संशोधन होता है कई बार। तो ऐसे में, और उतना टफ होने के बाद भी, मजे की बात यह है कि उतना टफ प्रोविजन होने के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लगभग संविधान के 60+ प्रावधान चेंज कर दिए थे, लगभग 60+ प्रोविजन चेंज कर दिए थे इंदिरा गांधी ने। उतना टफ होने के बाद भी, टफ था ना, उतना टफ होने के बाद भी इंदिरा गांधी ने 60+ प्रोविजंस को चेंज कर दिया था। और चूंकि इतने ज्यादा प्रावधान चेंज किए थे इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछता है कि लघु संविधान इसमें से किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, 42वां, 44वां, 46वां, 48वां? तो आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट होगा। तो जब इतने कठोर प्रावधान होते हुए भी हमारी सरकारों ने इतने संशोधन कर दिए, तो अगर हम इंग्लैंड वाला फॉर्मेट अपनाते, वहां तो है ही क्या, वहां तो कोई भी बिल लेकर आओ, पास किया, एक्ट बन गया, वही एक्ट क्या है? संविधान है। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी जी ही पता नहीं कितने हजारों बार संविधान चेंज कर चुकी होती। इंदिरा गांधी छोड़िए, मोदी भाई जो प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, नरेंद्र भाई मोदी, यही कई बार चेंज कर चुके होते। तो संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि ना, इंग्लैंड वाला नहीं, इंग्लैंड वाला जो इतना फ्लेक्सिबल है, इतने फ्लेक्सिबल का क्या करना है हमको, इतने फ्लेक्सिबल का क्या करना है ना, फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल ना। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था हमारे वालों के सामने अमेरिका। अमेरिका का संविधान 1787 में लागू हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1787 में लागू हुआ था। और तब से लेकर आज तक अमेरिका के संविधान में 30 से 32 संविधान संशोधन ही हुए हैं। 1787 में लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक केवल 30 से 32 संविधान में संशोधन हुए हैं अमेरिका में, वहां के संविधान में। कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि अमेरिका में संविधान संशोधन करना है ही इतना कठिन। जैसे हमारे यहां 2/3 बहुमत चाहिए होता है, वहां कई में जगह 3/4 बहुमत चाहिए होता है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। कर लो संविधान संशोधन। तो वहां इतना जटिल काम है संविधान में संशोधन करना कि इतनी रिजिड प्रोसेस के कारण ही वहां पर 30 से 32 संविधान में संशोधन ही हो पाए। मतलब यदि वहां की संसद, जो कांग्रेस कहा जाता है जिसको, वहां की कांग्रेस यदि कोई प्रोग्रेसिव काम भी करना चाहे कि नहीं भैया समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो उसके अनुरूप बदला जाए, तब भी इतना संभव नहीं है वहां संविधान में संशोधन। क्यों? क्योंकि इतना जटिल है उसका प्रोसेस, इतनी मेजोरिटी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ताकि और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ये जो ट्रंप महोदय अभी जाने वाले हैं, इनसे पहले ओबामा जी थे। इनसे पहले ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, पीस के लिए मिला था। पता होगा आप लोगों को, नोबेल प्राइज मिला था उनको पीस के लिए, शांति के लिए। देखिए बच्चों, अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में हथियार रखना या राइट टू वेपन इज एन फंडामेंटल राइट। हथियार रखिए आप, हथियार रखना अमेरिका में एक फंडामेंटल राइट है।
हथियार रखना क्या है वहां पर? हथियार रखना अमेरिका में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मूल अधिकार है। मतलब जितना रोटी खाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, सांस लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके साथ हथियार होना भी है। आप रख सकते हैं हथियार, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि आपका मूल अधिकार है अमेरिका में हथियार रखना, इसी कारण क्या है, आप आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं। इस कॉलेज में बंदूक चली, उस कॉलेज में बंदूक चली, उस स्कूल में गोली मार दी एक छात्र ने, यहां प्रोफेसर को गोली मार दी। अभी संसद में हमला हुआ था, वहां की कांग्रेस में हमला हुआ था, वहां गोली चली। क्योंकि आम क्या, वहां का मूल अधिकार है रखना, फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारे यहाँ मूल अधिकार क्या है? सांस लेने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, भोजन का अधिकार। वहां फंडामेंटल राइट हथियार रखना। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। मतलब जैसे हमारे यहां तो क्या है, अपने यहां तो ये है कि झगड़ा होकर रह लेगा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, उस पर झगड़ा हो लेगा, थप्पड़ मार लेंगे, लड़ाई वड़ाई हो लेगी, सर्वर फूट लेगा। वहां क्या है, वहां अगर किसी को आ गया किसी पर कि नहीं ये तो मेरी ही है, और कोई और बीच में आया, तो वहां सीधा क्या निकलता है? मूल अधिकार निकलता है। खत्म, तेरी ही है। मैं यहां किताब की बात कर रहा हूं, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो कृपया करके इसको अन्यथा न लें, है ना, इसको अदरवाइज नहीं लेना है कि क्या किताब की बात कर रहा हूं। कई बार किताबों में हो जाता है ना कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, ठीक है। तो ऐसे में बहरहाल आप में से कई सारे जो रंगारंग कार्यक्रम के शौकीन लोग हैं वो समझ गए होंगे। खैर ज्यादा मत समझिए, किताब की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो मूल अधिकार है वहां पर राइट टू वेपन, हथियार रखना एक क्या है बच्चों? मूल अधिकार है अमेरिका में, जो कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो ऐसे में ओबामा जो थे वो क्या चाहते थे, उन्होंने काफी कोशिश करी, उन्होंने बहुत प्रयास किए इसको लेकर कि मैं इन हथियार रखने के अधिकार को, मैं इन हथियार रखने के अधिकार को कम से कम मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर निकालकर लीगल राइट या विधिक अधिकार ही बना सकूं। खत्म करना तो इम्पॉसिबल है। अमेरिका में राइट टू वेपन, हथियारों का जो ये अधिकार है, ये तो खत्म करना तो मुश्किल, नामुमकिन है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही इस पर चलती है, अमेरिका की इकोनॉमी ही इस पर चलती है। तो ये खत्म करना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या चाहते थे कि कम से कम मैं इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकालकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल सकूं, जिसका थोड़ा कम महत्व होता है। वो ये भी नहीं कर पाया। खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, वो ये भी नहीं कर पाया। कारण जटिलता ही इतनी भयंकर है वहां के संविधान में संशोधन करना, क्योंकि मूल अधिकार को संशोधित करना है तो संविधान में संशोधन करो, जो कि इम्पॉसिबल के बराबर प्रतीत होता है। अमेरिका की इकोनॉमी डिपेंड ही वेपन्स पे करती है। आप एग्जांपल लीजिए, आप जहां पर भी दुनिया में देखेंगे अस्थायित्व है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप यकीन मानिए आप उसमें एक पार्टी के रूप में हमेशा अमेरिका को पाएंगे। सीरिया में चल रहा है, एक पार्टी अमेरिका होगी, दूसरी रशिया होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहा है, एक साइड में अमेरिका आपको मिलेगा ही जहां अस्थायित्व है। ISIS का जनक भी किसको मान रहे हैं? इस अमेरिका को मान रहे हैं। तो जहां जहां पर भी दुनिया में अस्थायित्व है या फिर इंस्टेबिलिटी है, वहां पर अमेरिका होता ही है। कारण क्या है? मैंने अभी आपसे कहा, उनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड ही करती है हथियारों पर। अगर हथियार बिकेंगे तब अर्थव्यवस्था चलेगी। अगर दुनिया में पीस स्टैब्लिश हो गई, अगर दुनिया में शांति स्थापित हो गई बच्चों, तो हथियार कहां बिकेंगे? अगर हथियार नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमी कैसे रन करेगी? तो क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी बना के रखो। चाहे उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करो, चाहे जो सो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके यूएसए कहीं ना कहीं आग लगा के रखता है। कारण क्या है? उनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड ही करती है हथियारों पर। और ओबामा क्या चाहते थे कि इस हथियार रखने के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कहां रख दिया जाए? तो विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया जाए। पर वो ये भी नहीं कर पाए। तो हमारे वालों के सामने ये ऑप्शन भी था। उन्होंने बोला कि यार ये ऐसा रिजिड है कि चाह कर भी कोई प्रोग्रेसिव चीज अगर संविधान में डालनी है, किसी चीज नकारात्मक चीज को संविधान से बाहर निकालना है, तो उसको भी ना निकाल पाए। इतनी जटिल प्रक्रिया, मतलब एक इतना फ्लेक्सिबल कि जिसमें कोई भी आए और संशोधन करके चला जाए, एक इतना जटिल इतना कठोर जिसमें संशोधन करना ही इतना मुश्किल हो। मतलब समय की मांग के अनुसार अगर हमें अपडेट करना है चीजों को, तब भी नहीं कर पाए। कारण कठोरता इतनी है।
तो बोले ना ना भैया, ना तो इतना लचीला चाहिए और ना ही इतना कठोर चाहिए। तो हमारे वालों ने अपनाया बच्चों बुद्ध का रास्ता। किसका रास्ता? बुद्ध का रास्ता। और बुद्ध का रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग। ना तो बहुत कठोर ना बहुत जटिल। तो क्या लिया? कठोरता और जटिलता का मिश्रण लिया। क्या लिया? कठोरता और जटिलता का, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण लिया। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और यही कारण है कि आज समय के अनुसार जब डिमांड बढ़ती रही उसके अनुरूप हमारे संविधान में भी संशोधन होते रहे। और आज संविधान में कुल संशोधन हो चुके हैं 104। कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। तो ये है आपका क्या? कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण, या फिर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण। मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट बनाइए। पढ़ना कभी बोरियत महसूस होती ही नहीं पढ़ने में, तो बस पढ़ने में मजा आना चाहिए और पढ़ाने वाले मिल जाए, मजा ही लगा जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग बोर होते होंगे कम से कम पॉलिटी देखकर। तो पहले क्या करते थे? पहले रटते थे चीजों को, ये सब रटते थे बैठकर। अरे रटना क्या है, समझो ना, आपके सामने के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो गृह युद्ध छिड़ते रहते हैं, सीरिया, ईरान, इराक, यमन वगैरह में लड़ाइयां होती रहती हैं, अब समझ में आ गया ना? कारण कौन? यूएस है। उसका कारण क्या? हथियार। उनकी अर्थव्यवस्था ही हथियारों पे चलती है। रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझते चलो। पूरी धरती कैसे चल रही है, अपने आप सब लॉजिक पे चल रहा है ना बॉस, सब लॉजिक पे चल रहा है। कहीं कहीं आस्था भी काम आती है, पर लॉजिक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉजिक समझ जाइए, अपने आप सब्जेक्ट में मजा आना शुरू हो जाएगा। इतिहास सर ऐसा है, कैसे मजा नहीं आता उसमें? बहुत शानदार सब्जेक्ट है इतिहास। भूगोल, अरे भूगोल मतलब इतना शानदार सब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था से देश चल रहा है आपका, आप बात करते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में आप लोगों को। अगला क्या बच्चों? अगला है संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ। संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ। और यहां मुझे समझ में आ रहा है कि इसको तो कम से कम तुम लोग पहचान ही गए होंगे। किसको? संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुके हुए को तो आप पहचान गए होंगे। केवल शब्दों का हेराफेर किया है, केवल शब्दों की हेराफेरी करी है, वरना एसेंस, जो मूल इसकी बात आ रही है ना, वो तुम्हारे जहन में आ चुकी है, जो तुमको समझना है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र। संघीय व्यवस्था के साथ क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र को लिया गया है। बस मैंने उसके शब्दों की हेराफेरी करी है, बाकी एसेंस इस बात का सेम टू सेम वही है जो तुम्हारे दिमाग में आ चुका है। संघात्मक तो है किंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ है, मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ है। पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है। ये किसी और बात की नहीं बच्चों, ये वही बात करता है अर्ध संघात्मक होने की। किसकी? अर्ध संघात्मक या फिर क्वासी फेडरल होने की। क्वासी फेडरल होने की, ये वही बात कर रहा है। ठीक है, तो शब्दों का हेर फेर है। बाकी क्या है? संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र या फिर फेडरल सिस्टम, बट मोर टिल्टेड टूवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, जो केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो ये भी संविधान की विशेषता हमारे। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ये भी हमारे संविधान की ही विशेषता है। तो अब तक तुमने क्या पढ़ा होगा धर्मनिरपेक्षता के बारे में मुझे नहीं पता, पर अब समझ लीजिए संविधान क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या कहता है, इस तरीके से समझ लीजिए, कभी नहीं भुतलाएगा, कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब है, भारतीय संविधान में के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं, तुम क्या मानते हो जरूरी नहीं है, संविधान क्या बोलता है ये जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता का यहां मतलब होता है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, पर भारत राज्य सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करता है। बहुत स्पष्ट सरल शब्दों में मैंने आपसे बता दिया, ये है धर्मनिरपेक्षता। भारत राज्य जो है, जो भारत स्टेट है ना, इंडियन स्टेट, इसका कोई धर्म नहीं है। इंडियन स्टेट हैज नो रिलीजन बट इट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, पर भारत राज्य सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करता है।
भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र हूँ, मुस्लिम राष्ट्र हूँ, सिख राष्ट्र हूँ, ईसाई मेरा कोई धर्म नहीं है। राज्य क्या बोलता है? मेरा कोई धर्म नहीं है, पर मैं मेरे राज्य, मेरे अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, इन सब के धर्मों की इज्जत करता हूं। मेरा कोई धर्म नहीं है तो करता तो है इज्जत। देखिए आप एग्जांपल, अगर कुंभ का मेला लगता है तो वहां पर भी जाती हैं फोर्सेस आपको सिक्योरिटी देने के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर किसी गुरुद्वारे, बड़े गुरुद्वारे में कोई फंक्शन होता है तो वहां पर भी फोर्सेस आपको दिख जाएंगी, अर्धसैनिक बल आपको दिख जाएंगे, पुलिस आपको दिख जाएगी आपकी सुरक्षा में। अगर जामा मस्जिद या बड़े किसी मस्जिद में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर भी आपको फोर्सेस दिख जाएंगी, आपको पुलिस दिख जाएगी सिक्योरिटी करते हुए। चले जाओ निजामुद्दीन औलिया, मिल जाएगी आपको पुलिस सिक्योरिटी, मिल जाएगी आपको। बड़े किसी मंदिर में चले जाइए आप, वहां पर भी आपको मिल जाएगी CISF, माई जाइए माता वैष्णो देवी। तो कुल मिला के राज्य ने क्या कहा है? मेरा कोई, मतलब संविधान ने क्या कहा है भारत के लिए कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पर भारत राज्य सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करेगा। क्लियर है? और यही कारण है कि आपको हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता ही दी गई है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको भाग 3 या फिर पार्ट 3 संविधान का, उस समय मैं आपको इसको क्लियर तरीके से समझाऊंगा। एक एक आर्टिकल को खोल खोल के आप समझेंगे। ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है आपको ये। पर यहां इसका मतलब ये नहीं कि भारत राज्य का कोई धर्म बना दोगे कि ये तो मुस्लिम राष्ट्र है, या तो हिंदू राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्षता ये है हमारी। ठीक है, ये चीज। तो क्या हो गया, इसको लिख लीजिए, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, पर भारत राज्य सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करता है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बच्चों? तो अगला मूल अधिकार है। और मूल अधिकार मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम जब पढ़ेंगे भाग 3, जब हम पढ़ेंगे पार्ट 3, उस समय मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा भाग 3। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 क में है। किसमें बच्चों? 4 क में है। इसको भी आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है, मूल अधिकार भी हमने लिए हैं, मूल कर्तव्य भी हमारे पास संविधान में, ये विशेषता है हमारे संविधान की। ठीक है, तो पढ़ेंगे जहां जहां ये इनका टर्म आएगा वहां वहां पर। ठीक है, अगला देखिए, अगली क्या विशेषता है भारतीय संविधान की बच्चों? तो अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम पढ़ने वाले हैं कहां पर? ये हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 में। और आपको मैंने इसके बारे में हल्का सा परिचय क्या दिया था कि भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यही एकमात्र ऐसा भाग है बच्चों जो किसी भी न्यायालय द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते। आप इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। दिस इज द ओनली पार्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कारण क्या दिया था मैंने? इसमें बातें ही ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को एक समाजवादी राष्ट्र के तौर पर स्थापित करेगी। यहां सारे बराबर हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, आर्थिक समानता है सब में, कोई ऊंचा नीचा गरीब बात कुछ नहीं, सब बराबर। ठीक है, वो चीज। तो ये भी हमारी विशेषता है संविधान की। उसके बाद संसदीय व्यवस्था, बताइए आप लोगों को, ये भी हमारे संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, संसदीय व्यवस्था। बताइए आप लोगों को ना, 2 प्रकार की विशेषताएं, व्यवस्थाएं, एक संसदीय व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? सारी पावर PM के हाथ में, जबकि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। इसका कैसा महत्व होगा? नामात्र का महत्व होगा। संसदीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। यह भी एक अनिवार्य विशेषता है किसकी? संसदीय व्यवस्था की। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, राष्ट्र का अध्यक्ष भी वही है और सारी पावर भी राष्ट्रपति में ही है। दूसरा, तीनों अंग जो हैं वे अलग अलग होंगे, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। यानी कि वहां कौन सा सिद्धांत काम करता है बच्चों? वहां सिद्धांत काम करता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल काम करता है वहां पर। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या फिर पृथक्करण के सिद्धांत के चलते ही वहां पर क्या है? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। क्या है? नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है। अगर एक दूसरे से स्वतंत्र है तीनों ऑर्गन, तो एक दूसरे पर उतना ही नियंत्रण भी होगा और संतुलन भी बना रहेगा। ठीक है, तो काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है अध्यक्षात्मक। पर हमारे यहाँ संसदीय है, तो संसदीय में बताइए आप लोगों को कि हमारे यहाँ पर क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, इसलिए उसको उसके प्रति क्या होना पड़ता है? उत्तरदायी होना पड़ता है। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था या फिर रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, रिपब्लिकन सिस्टम। बच्चों बहुत तरीके से बताया मैंने आप लोगों को कि रिपब्लिकन सिस्टम का सीधा मतलब क्या है? राष्ट्र का जो अध्यक्ष है यदि उसका चुनाव हो रहा है तो क्या होगा? वो रिपब्लिकन होगा या फिर गणतंत्र होगा। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। उसका क्या होता है? चुनाव होता है ना। ये थोड़ी कि राजा का बेटा राजा बना हुआ है, नहीं, चुनाव होता है। प्रतिभा पाटिल हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, अब रामनाथ कोविंद जी हो गए, ये सब क्या है? ये सब चुने हुए हैं। तो क्या है? गणतंत्र है भारत। तो कुल मिला के मैंने सही साफ साफ कहा था, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, जहां पर भी आ जाए राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है वही गणतंत्र व्यवस्था होती है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो क्या इंग्लैंड भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है इंग्लैंड भी? नहीं, इंग्लैंड में वंशजों का शासन है। वहां आज भी ताज शासन करता है। वहां आज भी कौन शासन करता है बच्चों? वहां पर आज भी ताज शासन करता है। क्राउन ऑफ रूल है, ठीक है, सॉरी रूल ऑफ क्राउन है, ठीक है, रूल ऑफ क्राउन। फिर क्या विशेषता हमारे संविधान की? इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है या फिर इकहरी नागरिकता। मतलब हमारा भारत राज्य केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, या तो भारत के नागरिक बन लो या किसी और देश के नागरिक बन लो। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, एट द सेम टाइम यू विल लूज योर इंडियन सिटीजनशिप। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली बच्चों, तो आप तभी अपनी भारतीय नागरिकता खो देंगे। यह है क्या? सिंगल सिटीजनशिप या फिर एकल नागरिकता। मैंने एग्जांपल दिया था अक्षय कुमार का आपको, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नागरिकता को, बहुत डीपली पढ़ेंगे। मैंने केवल परिचय दिए थे आपको वहां पर, कहां पर? संविधान के स्रोत पढ़ाते हुए। और देखिए परिचय में मजाक में आपके सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो गए ना तैयार। अब जब भाग में जाओगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग यूं निकलेंगे अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे मजबूत हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। ये चीज एकीकृत न्यायपालिका या फिर सिंगल जुडिशरी। सिंगल जुडिशरी पता ही आपको कि भारत में एकल न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका कहां है बच्चों? दोहरी न्यायपालिका अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। मतलब वहां पर केंद्र के अपने न्यायालय हैं, जबकि राज्यों के अपने न्यायालय हैं। अगर किसी व्यक्ति ने केंद्र का कानून तोड़ा है तो कहां जाएगा? केंद्र के न्यायालय में। और अगर राज्यों का कानून तोड़ा तो कहां जाएगा? राज्यों के न्यायालय में। जबकि भारत में क्या ऐसा है कि बिहार का कानून होगा कोई तो उसमें जाएगा बिहार के कोर्ट में, और कोई नहीं। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ सबसे नीचे कौन से कोर्ट है बच्चों? सबसे नीचे है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, फिर कौन है? हाई कोर्ट है, सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर क्या है? सिंगल जुडिशरी है या फिर एकल न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका, ठीक है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। संयुक्त चुनाव प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार, सबको अधिकार दिया है वोट डालने का, राइट टू वोट। 18 वर्ष से ऊपर हुए, 18 वर्ष के हुए, जाके मत डाल दो, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है आपके पास। अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान किए हुए हैं हमारे संविधान ने। अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हों। अगर हम बात करें पिछड़े वर्गों की, SC ST OBC हों, उनके लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, आर्टिकल 29, 30 पढ़ेंगे, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और 30 तो है ही अल्पसंख्यकों के लिए। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार या फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, हेडिंग इसका ये है आर्टिकल 29, 30 का। मूल अधिकार पढ़ोगे तो बहुत डीप में पढ़ेंगे इस चीज को, क्या अधिकार दिए इनको, ठीक है। तो ये भी हमारा संविधान प्रोवाइड कराता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता है। भैया ऐसा नहीं कि चाइना की तरह एक ही दल होगा, ऐसा नहीं है। कितने 800 900 से ज्यादा दल हैं भारत के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकार है, अगर आपको बनाना है कोई पॉलिटिकल पार्टी आप बना लो, क्या दिक्कत है। केजरीवाल ने बनाई है, आप बना लो बाप। BAP, हंसने की बात नहीं है। BAP मतलब बचाओ आम पार्टी, बचाओ आप पार्टी। वो आप है आम आदमी पार्टी, आप क्या बना दो? BAP बाप, बचाओ आप पार्टी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इस संविधान की देन है, ठीक है। राजनीतिक न्याय को पूरे देश के लिए लागू किया गया है। ये नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित कर दिया कि नहीं ये जैसे चाइना जाओ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वहां, एक ही राजनीतिक दल है वहां का। जबकि भारत में आपका मन करता है आप बनाइए पॉलिटिकल पार्टी। तो विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता है हमारे संविधान में।
अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। भैया एक से नहीं बना है हमारा, अनेक स्रोतों से। हमने अपना भी दिमाग लगाया है, दुनिया में जहां जहां पर प्रोग्रेसिव थॉट्स थे, जहां प्रगतिशील विचार थे, हमने उनको भी अपने संविधान में जगह दी है। इससे बना है हमारा संविधान इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट, इतना शानदार। तो शुक्र मनाइए कि भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ है, शुक्र मनाइए इस चीज का। गाली गल्लम उल्टा सीधा बकवास करना तो काफी कर लिया, पर इसको बहुत गहन तरीके से समझिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम पहले एक नागरिक बनिए। भीड़ तंत्र तो भारत में है ही, मोबोक्रेसी कहा जाता है भीड़ तंत्र को। लोकतंत्र की आलोचना कई आधारों पर की जाती है बच्चों, उसमें से एक भीड़ तंत्र भी कहा जाता है कि भेड़ चाल चलता है लोकतंत्र। भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां हर कहीं के लिए कहा गया है। तो इस भीड़ तंत्र से कम लोकतंत्र की ओर आना जरूरी है, और लोकतंत्र में आने के लिए आपको भीड़ से एक नागरिक बनना जरूरी है। भीड़ से एक नागरिक, अगर आप नागरिक बन जाएंगे तो आपकी सत्ता अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि आप तब नागरिक के तौर पर अपनी सरकारों का चयन करेंगे। तब चयन करेंगे अपनी सरकारों का आप नागरिक के तौर पर। अभी तो आप भीड़ के आधार पर चुनाव करते हैं। अच्छा हवा चल रही है, वोट डाल दो। अच्छा हवा चल रही है, वोट डाल दो। तो जब तक हवा का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा बच्चों, तब तक यकीन मानिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई खास सुधार नहीं होने वाला। और इस हवा से बचने के लिए जरूरी है अपने संविधान को पढ़िए, अपने संविधान को पढ़िए तरीके से। किस धार्मिक ग्रंथ को पढ़े ना पढ़ें, ये किसी भी धर्म के लिए बोल रहे हैं, किस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ो ना पढ़ो, कम से कम अपने संविधान को पढ़ो, जिससे अपने अधिकारों के बारे में जानोगे। हमारे देश के नागरिक, सबसे बड़ा कहां दिक्कत उनमें, वो अपने ही कानूनों को नहीं जानते, वो अपने ही अधिकारों को नहीं जानते। दे डोंट इवन नो देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स, कि मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका 7वीं 8वीं 9वीं से ही क्या करवाया जाता है, रटवाया जाता है। हमारे यहाँ 6ठी 7वीं से ही सिविक्स होती है ना, पॉलिटी वाले सिविक्स रटवाया 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 रटवाया। ग्रेजुएशन करी बच्चे ने, रटा, बीए में पूरा रट लिया बच्चे ने। क्या करोगे रट के? तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया, अपने पॉलिटिकल सिस्टम ही समझ में नहीं आया, उसको रट के करोगे क्या? सोच के देखिए हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां किस हिसाब से चीजें करवाई जाती हैं, जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब आपको पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा कि कहां क्या चल रहा है। कोई न्यूज आते ही तुम्हारे टिप्स पे होगी, अच्छा यार हमारी राज व्यवस्था ये बोलती है और हो ये रहा है, ये तो सही नहीं है। तब समझोगे ना, जब अपने इस सब्जेक्ट को अपने जीवन से जोड़ोगे। और यही यूपीएससी करती है। इस बार 2020 का जो पेपर आया है, अभी सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा टाइम रुक जाइए। 2020 का मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा और पीटी का भी सॉल्व करवाऊंगा आपसे ही। 5 दिन और दो, 5 दिन होने वाले हो तैयार मेरे हिसाब से। अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो, अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो मुझे पूरी पॉलिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको सिविल सर्विस का पेपर समझाने के लिए। मेरी 20 क्लास, मुझे पता है मेरी 20 क्लास मेरा बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि वो कम से कम उस पेपर को एनालाइज कर सके। करवाऊंगा, आप लोगों से ही करवाऊंगा, और आप ही जवाब दोगे। आपके माइंड में ही फ्रेम होगा आपका आंसर, और आप आंसर भी लिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए बस, 5-6 क्लास और दे दीजिए मुझे, फिर यही करवाएंगे इस क्लास में, और आप ही आंसर देंगे। देखिए धूमधाम से कितना आंसर देते हैं। आप पहले भी चीजों को रटा करते थे और आप अब भी समझ रहे हैं। अब ना केवल आप एक छात्र के तौर पर अपनी पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति को समझ रहे हो, राजव्यवस्था को समझ रहे हो, आप एक नागरिक के तौर पर भी समझ पा रहे हो चीजों को। ये होता है समझाना, और ये होता है बच्चों समझना। यही है पढ़ना। अगर यही हम पढ़ते और ऐसे ही हम पढ़ते शुरुआत से, तो यकीन मानिए हम बहुत आगे जाते और हमारा समाज भी बहुत आगे जाता। पर हमारी शिक्षा की जो खामियां हैं वो इतनी हैं कि हमारे शिक्षा जो एक क्षेत्र है उसको इतना पिछड़ा रखा गया हमेशा से, ताकि नागरिक नागरिक ही ना बन सके, नागरिक नागरिक ही ना बन सके। ठीक है, तो चलिए, मैं हूं तो नागरिक बना के ही छोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं हूं तो नागरिक बना के ही छोड़ूंगा। मैंने जिन जिन बैचेस को थामा है, मैंने जिन जिन बैचों को थामा है बच्चों, यकीन मानो मैंने उनको नागरिक बना ही दिया है। ठीक है, तो भैया तो सीधी सी बात है, ये सब क्या है बच्चों हमारे, ये सब हमारे संविधान के विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कई सारे सवाल इससे सीधे आ जाते हैं, जैसे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल, दोहरी, बहुल नागरिक। तो आंसर क्या होगा, एकल है। चाहे नागरिकता हो चाहे न्यायपालिका हो, एकल है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये था आपका आज का सेशन। क्या था, तो संविधान की विशेषताएं या फिर भारत संविधान की विशेषताएं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का जो सवाल है वो सवाल लिख लीजिए तरीके से। और वो सवाल ये है आप लोगों का आज का, मुझे आप लोग ये बताइए, 2 सवाल दूंगा मैं आज आप लोगों को क्या दूंगा, 2 सवाल दूंगा। सवाल नंबर 1 है आप लोगों के लिए, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। सवाल नंबर 1 क्या है, तो पहला है बच्चों, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो क्या करना, ए डाल देना और सामने अपना उत्तर लिख देना। मुक्ति दिवस कब तो है, ठीक है, कब व किसके द्वारा मनाया गया था, लिखिए मुक्ति दिवस कब व किसके द्वारा मनाया गया था, कब व किसके द्वारा मनाया गया था। ठीक है, मुक्ति दिवस कब व किसके द्वारा मनाया गया था, ये तो आपको डालना है अपने कमेंट में ए के सामने। ये पहला सवाल है, ए के सामने डालना है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था और किसके द्वारा मनाया गया था, दूसरा सवाल लिखिए। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है बच्चों, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकते। वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकते, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इन इमरजेंसी। तो वे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो ये लिख देना अपना कौन सा, 2 के सामने। तो ए छोड़िए, 1 के सामने क्या कर दीजिएगा, 1 के सामने कीजिएगा मुक्ति दिवस कब व किसके द्वारा मनाया गया, और 2 के सामने कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 2 के सामने कर दीजिएगा दूसरा सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा है, इसका जवाब। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल। क्या अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।